सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार रेणु जी, बहुत सारे त्योहार बिल्कुल हमारे सामने ही खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, पर्व पुंज है दीपावली। तो भाई कई त्योहारों का एक त्योहार कहना चाहिए ना। और त्योहार की जो तैयारियां होती है वो भी कुछ खास होती हैं। अरे ये तो बिल्कुल देखो, बारिश के बाद जब ऐसा रहता है सब कुछ वातावरण में, कहते हैं ना कि दीवारें भी ऐसा लगता है कि आंसू बहा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई की जरूरत होती है। और बारिश में कीड़े मकोड़े, तो ये जो हमारे जो तीज त्योहार है कहीं ना कहीं हमारी घरेलू बातों और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ एक बना दिया है इसको ऐसा कि हम बस स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और तीज त्योहार मनाते रहें और खुश रहें, है ना। और दीपावली में हम जो दिए लगाते हैं, तो बारिश के बाद जो सीलन आ जाती है तो हम घर के कोने कोने में दीपक रखते हैं, तो कोने कोने से वो जो सीलन है वो चली जाए और बहुत सारे जो जीवाणु कीटाणु वहां पर निवास करने लगते हैं उनकी समाप्ति हो, इसके लिए हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। और उसकी तैयारियां भी कुछ खास होती है, जैसे मिठाई बनाना है, खरीदारी करना है, रंगोली बनाना है और घर भर के लिए कपड़े खरीदना है, गिफ्ट खरीदना है। मंजू ऐसा नहीं लगता कि आज कुछ बताना है पहले ये कि आज हम कार्यक्रम में क्या क्या बताने जा रहे हैं? बिल्कुल यही मैं बताने वाली थी कि आज सखी विशेष के अंतर्गत हम साहित्यकार वैदेही जी की बात करेंगे और कला के अंतर्गत हम रंगोली और उसके बदलते स्वरूप की बात करेंगे। और जाहिर है कि दीपावली की इतनी बात की है और हमने जैसे कि बताया मंजू ने खास तौर से कि बड़ी ढेर सारी खरीदारी बहुत सारी हमारे साथियों ने कर भी ली है और अभी कुछ कुछ तो बाकी भी रहती है ना। तो खरीदारी में किस तरह से समझदारी से काम लिया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ में उपहार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ना त्योहारों में। बिल्कुल, भावनाएं उसमें बहुत महत्व रखती हैं। तो उपहार जब खरीदे आप तो किन बातों का ख्याल रखें और किस भावना से उपहार देना और लेना चाहिए, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन भाई बहुत सारी बातें जो है ना हमारे श्रोताओं के पास भी होगी कि उपहार देते समय लेते समय और किन किन बातों का ख्याल रखें, तो आप भी बता दीजिए हमें, है ना। बिल्कुल बताइए, हमें जरूर बताइए ताकि आपके विचारों से भी हम अवगत होंगे। और साहित्यकार वैदेही जी कन्नड़ भाषा की विख्यात साहित्यकार हैं। वैदेही जिनका वास्तविक नाम जानकी श्रीनिवास मूर्ति है, जो अपने उपनाम वैदेही से लोकप्रिय है। आधुनिक कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध लेखिकाओं में उनकी गिनती होती है और सफल लेखिकाओं में वो एक हैं। और वैसे भी देखो ना मंजू, वैदेही यानी जानकी और जानकी यानी वैदेही, है ना। वैदेही जी का जन्म 12 फरवरी 1945 को कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर तालुका में हुआ और पिता का नाम AVN हेम्बर और माता का नाम महालक्ष्मी है। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और देखो लेखिका बन गई। हाँ, और उनके घर पर कुंडापुर कन्नड़ भाषा, जो कि कन्नड़ की एक स्थानीय बोली है, यानी कन्नड़ में भी एक कुंडापुर एक भाषा है, यानी बोली पर। जी हाँ, तो उसका उपयोग आम बोलचाल में किया जाता है। उनके लेखन के शुरुआत में उन्होंने प्रकाशन के लिए एक कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका में एक कहानी भेजी थी, लेकिन बाद में प्रकाशक से अनुरोध किया कि वो इस कहानी को प्रिंट ना करे। अब भाई श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा। तो कुछ रचनाधर्मी लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा सजग रहते हैं और थोड़ा डरते भी रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि एक उन्हें लगा कि गैर काल्पनिक कहानी है, तो कहानियां तो काल्पनिक होनी चाहिए। तो और कुछ कुछ बातें जो थी उनकी कहानी में वास्तविक जीवन से भी उन्होंने शामिल की थी। तो लेकिन इसलिए उन्हें लग रहा था कि इसको नहीं छपना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीवन की बात है तो कहीं उजागर न हो जाए। लेकिन बाद में संपादक ने सोचा कि लेखक का नाम बदल दिया जाए और उन्होंने बदल कर वैदेही कर दिया। और ये नाम उनके बाद के लेखन में भी चलता रहा और साथ ही इसी नाम से उन्हें लोकप्रियता भी हासिल हो गई, है ना। जी हाँ, यानी कि कुछ जो खास चीजें होती है ना, उन्हें कितनी भी छुपाई जाए लेकिन वो सामने आ ही जाती है ना। सही। और वैदेही जी ने 23 वर्ष की उम्र में L श्रीनिवास मूर्ति से विवाह किया। विवाह के बाद वैदेही जी ने अपना कानूनी नाम जानकी श्रीनिवास मूर्ति में बदल दिया। उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी एक बेटी ने वैदेही जी की कुछ रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिसमें कि 5 उपन्यास भी शामिल हैं। तो भाई आपकी जो, अगर हम साहित्य की बात करें, यानी जो आपने रचनाएं की हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लघु कथा संग्रह है मारागिदा बल्ली, जो 1989 में, और अंतरांगदा
पुतगालू 1984 में, गोला 1986 में आपने लिखा। और इसके अलावा समझा शस्त्र जनिया तिप्पे नेगे, ये 1991 में उन्होंने लिखा था। और अम्माची येम्बा नेनापू 2000 में, हगालू और क्रोंच पक्षीगलू, ये भी उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। नाम शायद थोड़ा सा हमें सुनने में अटपटा लगे क्योंकि ये कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन वही क्रोंच पक्षी तो सभी जानते हैं। क्रोंच पक्षीगलू जो है, इसी के लिए आपको 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये बड़ी इनकी खास रचना है। बिल्कुल, है ना। और इसके अलावा कुछ निबंध रचनाएं भी हैं उनकी। मल्लीनाथना ध्यान, ये 1996 में आया। जत्रे मेजुमट्टू बदकी और उपन्यास से कुछ अस्पृश्यरु, ये 1992 में आया। कुछ कविता संग्रह हैं जैसे कि टोटिलू तुगुना हदू और बिंदु बिंदिंग, ये 1990 में आया। पारिजात 1999 में, और होवा कटुआ हाड़ू, ये 2011 में आया। बिल्कुल। और इतनी रचनाओं के बाद मंजू, ये बड़ा विलक्षण दिखाई दिया इनके में कि आपने बच्चों के लिए भी लिखा है, क्योंकि एक बड़ा साहित्यकार जब होता है या कुछ इस तरीके की साहित्यिक रचनाएं जो करते हैं, उनके लिए बच्चों के लिए लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के स्तर पर उतरना, उनकी भाषा को समझना और उनकी भाषा में लिखना, भावनाओं को समझना तो होता है, लेकिन भाषा जो होती है वो एक साहित्यकार के लिए ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा गंभीर विषय हो या बड़े भारी भारी शब्द हो, लेकिन बच्चों के लिखने के लिए बड़ा उनके स्तर पर जाना पड़ता है। हाँ, जिगरा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए आपने लिखा धाम धूम सुनत रगली और मुदना मक्कलू और गोम्बे मैकबेथ और सनंद गुरा, ये लिखा, और भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, नयमारी नाटका और कोनू गुम्मा और झुमझम आणे मथु पूना, ये है। और सूर्यबंदा, और इसके अलावा उन्होंने जीवनी भी लिखी है और कुछ अनुवाद भी उन्होंने किए हैं, ये भी इनके लेखन में शामिल है। और इसीलिए तो भाई इतने सारे आपको पुरस्कार मिले, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2009 में क्रोंच पक्षीगालू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया गया। और इसके अलावा गीता देसाई दत्ती निधि पुरस्कार 1985 और 1992 में दिया गया। वर्धमान उदयानुमुख पुरस्कार 1992 और 1997 में दिया गया। कथा अवार्ड इसके अलावा उन्हें दिया गया। अनुपमा अवार्ड 1993 में, और कर्नाटक राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 और 1998 में प्राप्त हुआ। और इसके अलावा सदोदिता पुरस्कार 2001 में और दाना चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार, इनसे भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो भाई ऐसी जो हमने आज कहा सखी, हाँ वैदेही जी, कि आज हमने जिनको सखी विशेष में शामिल किया, और आपने जैसे बताया कि कन्नड़ भाषा की विख्यात साहित्यकार हैं और इनका वास्तविक नाम जानकी श्रीनिवास मूर्ति है। तो भाई सखियों, जरूर आपको अच्छा लगा होगा ना जी। तो एक अच्छा सा गीत भी सुनवा देते हैं। हाँ, श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण।
से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया। किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया। हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका। रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। नवरंग फिल्म का ये गाना हमने सुना और इसमें भी थोड़ा सा साहित्यिक टच ऐसा लगता है ना। देखो ये तो भावना पर निर्भर करता है ना। हाँ। कि आपका मन कैसा है। जैसे कि मन में बहुत उमंग तरंग हो तो सब तरफ बड़ा खुशनुमा सा लगता है, और त्योहार में कैसे कहाँ से हमारे पास इतनी ताकत आ जाती है, क्योंकि हम खुश रहते हैं। हाँ। और खुश रहने के लिए हमें लगता है बड़े उपाय भी करते हैं। हाँ, बहुत सारे उपाय करते हैं हम। और उसमें घर की जो साज सज्जा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब सजा हुआ घर हो, हम भी सजे हुए हो, तो मन में और भी उत्साह बढ़ जाता है। और मिठाइयों की जो खुशबू होती है वो मन को उत्साहित करती है। केवल मन को कहाँ, अपने क्यों, बल्कि अड़ोस पड़ोस तक के लोगों को उत्साहित कर देती है कि चलो खा ही आते हैं। और खुशबू ऐसी चीज है जो छुप नहीं सकती। एक घर में बनता है तो दूसरे घर में उसकी खुशबू चली जाती है। तो उत्साह फ्री में मिलता है। उत्साह फ्री में मिलता है। और इसीलिए हम अपने द्वार पर कुछ ऐसा साज श्रृंगार द्वार पर भी कर देते हैं कि लोगों का दिल करे कि अंदर जाकर देखें कि क्या और क्या सज्जा है अंदर, है ना। तो रंगोली जो है एक हमारी पारंपरिक कला है। और रंगोली जिसे कहीं ऐपण, कहीं अल्पना, कहीं कोलम नाम से जाना जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि शुभ अवसरों पर घर की साज सज्जा और सात्विक और सकारात्मक विचारों की थाती है रंगोली, जो सजावट की एक अप्रतिम कला है। वैसे तो हर शुभ अवसर पर रंगोली बनाई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से दीपावली में इसका विशेष महत्व है। हमें लगता है दीपावली पर बिल्कुल हम लोग अपने घर में आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं ना। हाँ। क्योंकि वैसे भी बारिश में जैसे हमने कहा ना कि सब कुछ अस्त व्यस्त सा लगता है, तो बस सोचते हैं कि पर्दे भी बदल दिए जाएं, सोफे के भी रंग बदल जाएं, घर में भी रंग रोगन हो जाए। हाँ। और बाकी सब अच्छा अच्छा हो जाए, है ना। वैसे रेणु जी, बदलाव भी जो होता है ना, वो भी हमारे मन को बहुत भाता है, उससे भी हमारा उत्साह बढ़ता है। बोलते हैं ना कि किसी चीज से अगर बोरियत हो जाए तो कहते हैं कि थोड़ा अपना पहनावा बदल लीजिए, जाने का रास्ता बदल लीजिए। हाँ। खान पान में थोड़ा बदलाव कर लीजिए, विचारों में बदलाव कर लीजिए। यानी कि बदलाव जो है वो मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है, इसलिए करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। और दीपावली हमें लगता है खासतौर से पूरे वर्ष भर हम इसीलिए इसका इंतजार करते हैं कि ये अच्छा खासा, वैसे तो मेहनत करवाता जरूर है लेकिन अच्छा बहुत लगता है ना। हाँ। तो वैसे हम जो बात कर रहे हैं रंगोली की, 64 कलाओं के अंतर्गत ये रंगोली का एक कहना चाहिए कि मुक्त हस्तकला के रूप में इसका उल्लेख किया गया, क्योंकि ये खुले हाथ से बनाई जाती है। अल्पना, कोलम, मांडना, चौक पूर्णा, ये सब रंगोली के ही नामकरण हैं। और चौक पूर्णा हो या जैसे मांडना हो, ये सब जहां पर पूजा की जाती है वहां पर पहले उसके रूप में बनाया जाता था। धीरे धीरे लगा कि नहीं, द्वार पर भी सजा दिया जाए तो लगे कि बड़ा शुभ और मंगल का प्रतीक है ये। तो इस तरह से इसके अलग अलग नाम है। तो प्रतीकात्मक और मानव आकृतियों का इसमें समावेश किया जाता है और बहुत खूबसूरती इसके आयाम इसके अलग अलग बनाए जाते हैं। और फिर तो अब तो इतनी ज्यादा लोग रचना धर्मी हो गए हैं कि जिसका जैसा मन आता है बनाते हो, बहुत खूबसूरत बनते। बिल्कुल। और खड़िया, हिरमची, हल्दी, गेरू, सिंदूर, गुलाल, नील, ये सब रंगोली सजाने के परंपरागत साधन है। पर अब तो अनाज के दाने, दालें, मूंग, चावल, मोती, सलमा, सितारे, फूल, पत्तियां, नमक और विभिन्न प्रकार के स्टोन पाउडरों द्वारा का उपयोग कर कलात्मक नजरिए से रंगोली बनाई जाने लगी है। यानी इतनी तरीके के बदलाव उसमें आ गए। जिसको जैसा लगा कि इन चीजों से रंगोली बन सकती है, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी वहां बताई और उससे रंगोली बनाई। जब लोगों को पसंद आई तो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। और वैसे भी जैसे कि अगर मांडने की बात करें या जैसे आरती करते हैं उस थाली में सजाने की बात करें, तो आटा जो हम लोग रोटी का बनाते हैं उसमें हल्दी डाल के उससे भी सजा दी जाती है।
है, तो दरवाजे पर भी वैसे बनाया जा सकता है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जब करते करते हमें लगता है इसका यहाँ पर प्रयोग कर लें, कहीं और इसका इस्तेमाल कर लें, तो इसमें कुछ कुछ और परिवर्तन आता रहता है और बढ़ता रहता है उसमें। ऐसे ही अभी बात आते आते आगे ये आ गई कि इसमें एक्रेलिक रंग, पोस्टर कलर्स और पेंट के शेड्स भी रंगोली के को बनाने में शुमार किए जाने लगे, क्योंकि अब बारीक से बारीक, जैसे कि अब अगर हम मानव आकृति बना रहे हैं तो आंखें बनानी है, सब कुछ बनाना है, तो फिर ये पेंट बड़े सहायक हो जाते हैं ना। कला शिल्प के प्रचार प्रसार की वजह से रंगोली के पुराने स्वरूप में बहुत इजाफा हुआ, बल्कि यूं कहें कि इसमें बहुत विकास हुआ और इसमें सम्मानजनक स्थान दिया गया। और यही वजह है कि अब बाजार में मिलने वाले स्टेंसिल, स्टिकर जैसी चीजों को भी बतौर रंगोली लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और क्योंकि देखो ना मंजू, ऐसा लगता है हमें भी कि स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हर का हाथ कलात्मक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मन तो कर रहा है, तो भाई घर तो सज जाना चाहिए। बिल्कुल सज जाना चाहिए। और पुराने जो तरीके हैं उनमें शायद मेहनत भी थोड़ी ज्यादा है, तो अब लोगों के पास उतना वक्त नहीं है और उतनी मेहनत भी वो नहीं करना चाहते। ऐसे में जो सरल उपाय और भी आए हैं और वो भी खूबसूरत तो है, तो उन्होंने लोगों ने उन्हें अपनाना शुरू किया और खुले मन से उसे अपनाया और लोगों को इसका स्वागत भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, नए का स्वागत हमेशा करना चाहिए। लेकिन ये एक सुखद बात है कि जैसा कि हमने कहा कि विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद भी रंगोली की जो प्रासंगिकता है उस पर कोई आंच नहीं आई है। यानी मानसिक स्तर पर आज भी रंगोली के रंग जो है वो खुशियों का इजहार करने वाले हैं और रंगोली के रेखांकनों में अध्यात्म के तत्व भी हैं और ऊर्जा जो है वो आज भी विद्यमान है। यानी जब भी उन रंगों को हम देखते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा से हम भर जाते हैं। यानी कि आज भी हमें वो रंग वैसी ही खुशी देते हैं और अपने अद्भुत लावण्य के साथ ये आज भी घर घर की शोभा बढ़ाती रहती है। बिल्कुल, आप ऐसे ही बनाते रहे रंगोली और आपके घर की शोभा बढ़ती रहे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिर से खास तौर से दीपावली की, तो विशेष रूप से दीपावली पर घर की सजावट की जाती है। तो इसके संग संग रंगोली के साथ साथ हम कंदील, छोटे छोटे लड़ियां हैं और पानी में तैरती हुई मोमबत्तियां, जगमगाते दिए, बंधनवार, और इन सब के बीच हम जब रंगोली बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि रंगोली इठला रही है और बता रही है कि भाई मैं भी हूँ, है ना। तो इसलिए रंगोली का हर अवसर पर महत्व बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। और पुराने समय में रंगोली मिट्टी और गोबर से लिपी हुई सतह पर बिंदु से बिंदु मिलाकर बनाई जाती थी और आज वही रंगोली चमचमाते टाइल्स पर बनाई जाती, यानी फिर वही बात की बदलाव आया है और इसमें कांच, स्पार्कल और कुंदन का प्रयोग किया जाने लगा है। और आप चाहें तो फूलों से रंगोली बनाएं, चाहे पानी पर बना सकते हैं या फिर थाली में भी बना सकते हैं। हर तरह से ये खूबसूरती में चार चांद लगाती है, किसी भी तरह से रंगोली। बिल्कुल। और थाली की रंगोली की अगर हम बात करें तो स्टील या कांच की थाली में रंगों से खूबसूरत डिजाइन बनाकर थाली रंगोली बनाई जाती है और इसे बनाने से पहले थाली में थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि रंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जैसे हमने बताया कि आटा मार के आप उससे भी बना सकते हैं और इस तरह से थाली में रंगोली बनाकर पूजा स्थान या घर के किसी कोने में रखकर उसके आसपास आप तरह तरह के फूलों से उसे सजा सकते हैं। यानी यहाँ फिर ये आप क्रिएटिविटी की बात आ जाती है कि कितना आप उसे सजा सकते हैं, किस तरह से सजा सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब और भी कई तरीके हैं जिनसे रंगोली बनाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले गीत सुनेंगे। हाँ, थोड़ा बदलाव यहाँ भी कर देते हैं। जी हाँ।
मैया घर की माँ बनकर दूध पिलाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। तो रेणु जी बहू ही बनाए ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। घर के प्रत्येक व्यक्ति जिसके भी मन में खुशी है, उमंग है, उत्साह है, जो अपने घर को सजाना चाहता है वो बना सकता है रंगोली। बिल्कुल बस मकसद यही है कि घर में खुशियां और ऐसे ही कल्याणकारी जो ऊर्जा है वो आती रहे। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा देश तो परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का देश है और देखो ये तो सच है और इसीलिए तो इतनी तरह से हमारे यहाँ अलग अलग त्योहार अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं और अनूठा संगम है रंगोली। बिल्कुल, ये धार्मिक मान्यताओं का कहना चाहिए, है ना। और इन्होंने ये भी लिखा है कि रंगोली मात्र एक फैशन नहीं है बल्कि ये तो शुभता का प्रतीक है, नकारात्मकता के दोषों को दूर करने का भी प्रतीक है। और चित्रकला में बहुत रुचि है मेरी, इसलिए किसी विशेष दिवस पर रंगोली से घर आंगन को सजाना भी बहुत पसंद है। आज रासायनिक रंग ही हमारी पहली पसंद बन चुके हैं, लेकिन फिर भी पुरानी विधि से भी दिवाली के पावन अवसर पर चावल के आटे से या चावल को रात भर पानी में भिगोकर अगली सुबह महीन पीसकर उसके घोल से फूलों की आकृति या अन्य डिजाइन बनाना एवं लक्ष्मी जी के पग चिन्ह बनाना मुझे पसंद है। क्या बात है, सुनकर ही मन आनंदित हो गया। हाँ। वैसे भी जैसे मंजू तुमने कहा ना टाइल्स पर चमकती टाइल्स हो, लेकिन अगर आप उस पर भी चाहते हैं कि पारंपरिक तरीके से बनाएं तो एक टाइल्स पे आप गेरू का रंग दें, गेरू से रंग दें उसको और फिर उस पर आप सफेद रंग से चौक से बनाएं, देखिए कितना सुंदर लगेगा। या जैसे इन्होंने कहा कि चावल पीस कर उसके आटे से, और हम लोग तो जब ब्रश नहीं होता था तो ऐसे कपड़े का ही वो एक लत्ता जैसा लेके और उसी से बनाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। उसी से ब्रश का काम ले लेते थे। और बड़ा अनगढ़ सा बड़ा सुंदर लगता था कि लगता था कि हाँ सच में घर में ही किसी ने बनाया है। तो अब तो तरह तरह की हो गई, जैसे कि पानी पर तैरती रंगोली। इसमें रंगों की बात बहुत निराली होती है। इसे बनाने के लिए आप समझ ही रहे होंगे कि गहरे बर्तन की जरूरत होगी और वहीं बनाना चाहिए जहां इसे रखना है, यानी कि आप बनाने के बाद न रखें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, मतलब कहीं उठा करके ले जाएंगे तो हिल जाएंगे, रंग इधर उधर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इसके लिए बेहतर ये है कि आप पहले उसमें हल्का सा पानी नीचे डाल दें और उसके ऊपर फिर तेल डाल दें। जैसे कि तेल होता है तो फ्लोटिंग जैसे कैंडल हम लोग जलाते हैं उस तरह से ऊपर जब तेल रहेगा उस पर आप विविध रंग से जैसे कि हो चाहे आप आकृति बना सकते हैं। और उस पर कभी कभी कुछ लोग केवल पत्तियों से भी उसको खूबसूरती से सजा देते हैं कि बीच में एक सफेद फूल रख दिया, उसके चारों तरफ गुलाबी फूल की पंखुड़ियां रख दी, फिर उसके चारों तरफ फिर हरी हरी पंखुड़ियां रख दी। तो ऐसे भी आप रंगोली सजा सकते हैं। बिल्कुल सजा सकते हैं। और अब ये तो आपने पानी के ऊपर बताया, लेकिन पानी के नीचे भी रंगोली होती है, यानी डूब कर जाना पड़ेगा। हाँ, और वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे। खूबसूरत तो इसी रंगोली को पानी के नीचे बनाया जाता है। इसके लिए थाली या बर्तन में पहले घी लगाते हैं और रंगोली को आकृति दे दी जाती है। और जब रंग अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं तो ग्लास से फिर पानी धीरे धीरे साइड से डाला जाता है। अब यहाँ रंग कौन से चुनने हैं इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा ना हो कि पानी में घुलने वाले रंग ले लें आप और फिर आप कहें कि भाई थाली के नीचे तो बनती नहीं है। नहीं, कुछ एक्रेलिक कलर्स होते हैं या जो
एक्रेलिक कलर जो होते हैं वो भी नहीं घुलते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक कलर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोन आते हैं तरह तरह के, उनमें थोड़ा उभार रहता है, उनसे आप बहुत सुंदर आउटलाइन वगैरह बनाकर उसको खूबसूरत सा अपना सजा सकते हैं। बिल्कुल। और फूलों की रंगोली की तो बात ही बिल्कुल निराली होती है। रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत आकार में सजाकर रंगोली बनाई जाती है। मूल रूप से अगर देखें मंजू तो ये केरल की परंपरा है, लेकिन आजकल हम सब जगह हर चीज को बना रहे हैं, बस मौका मिलना चाहिए और खूबसूरती दिखनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। इसके लिए गुलाब, गुलहजारी, डहेलिया, गेंदा के फूल की पंखुड़ियां, हरी दूब और हरी पत्तियों को भी काट कर जिस तरह के रंग का, यानी हरे में भी कितने रंग आपको चाहिए, कौन से शेड, वो आप तय करते हैं और वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। और आपके बगीचे में अगर कोई सुंदर फूल खिले हों तो उन्हें भी ले आइए, थोड़ा सा उनकी पत्तियों को अलग कीजिए और जैसा मन चाहे वैसा सजाइए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं टेक्निकल रंगोली की। तो चिकनी सतह या टाइल्स पर बनाने के लिए इन दोनों टेक्निकल रंगोली का काफी चलन है और उंगलियों की सहायता से सफेद रंग फैलाकर गोल घेरा इसमें बनाया जाता है। फिर उसे पेंसिल की सहायता से मनचाही आकृति के फूल या पत्ती बनाकर उसमें रंग भर दिया जाता है और फिर इसे कांच के टुकड़े, कुंदन या स्पार्कल डस्ट से सजाया जाता है। और ये बनाने में थोड़ा सा वक्त कम लगता है, क्योंकि खुले हाथ से बनाया जाता है। एक बार आपने सफेद रंग फैला दिया नहीं है। हाँ। तो इसे बनाना आसान है और थोड़ा जल्दी बन जाता है। जल्दी बन जाती है, वक्त कम है तो अपना सकते हैं। अपना सकते हो। इसको चीजों को आप हटा भी सकते हैं बड़ी सफाई से, कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे इजी है। ऐसे ही एम्बॉस रंगोली होती है। इसे बनाने के लिए बालू, रेत या लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बालू रेत की आकृति बनाई जाती है और फिर इन रंगों को उसमें भरा जाता है जैसे आपकी जरूरत हो, जैसी आपने जो आकृति बनाई हो। और पूरी बनने के बाद एम्बॉस पेंटिंग की तरह बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि थोड़ी उभर के आती है ये। और अब बात करते हैं पोस्टर रंगोली की। तो इसमें कोई भी आकृति सीधे फर्श पर ही बनाई जाती है। कोई सीनरी हो सकती है, किसी स्त्री की मुखाकृति हो सकती है, या फूलों का गुलदस्ता या कोई और भी मनचाही आकृति आप बना सकते हैं। और ये रंगोली बिल्कुल किसी पेंटिंग या पोस्टर की भांति लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रंगोली है। जब किसी का चेहरा बनाया जा सकता है, चाहे कोई राधा कृष्ण का लोग करते हैं, या कभी कभी तो पंछी इतने सुंदर सुंदर बनाते हैं और उनके पंखों में विविध रंग भरते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि पेंटिंग है ये, लेकिन वो रंगोली होती है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही संस्कार भारतीय रंगोली बहुत प्रचलित है। ये रंगोली गोबर से लिपी जगह पर और चिकनी सतह दोनों पर बनाई जाती है। ये आपकी इच्छा पर है। इसे बाजार में उपलब्ध सांचे और पेन की सहायता से बनाया जाता है और इसमें रंग भरने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। छलनी के प्रयोग से जो उसमें रंग भरते हैं तो उसमें एक रस्ता सी रहती है, समान सा आता है। मोटी परत पतली परत ना हो, इसके लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अगर हम हाथ से डालते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाता है। और अगर बड़ी रंगोली बनाना हो तो ये प्रकार बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ एक बात और है कि बनी बनाई कुछ एक्रेलिक की रंगोली जैसा कुछ आकृतियों के सामान भी आते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं तो एक डिब्बे में बंद वैसी भी चीज आती है, उसको भी आप अपने द्वार पर सजा सकते हैं। यानी सजाइए जरूर, चाहे जैसे भी, जो भी तरीका आपको ठीक लगे। और आज तो हमने इतनी सारी रंगोली के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लगता है, उसे सजाइए। और अब हम अपने गीत से अपने कार्यक्रम को सजाने की कोशिश करते हैं। खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए, जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने, लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर
हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है, हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। तू आफताब जामे शराब रोशन हुए मैं खाने, लो आया प्यार का मौसम विसाले, यार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा, जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा। ये शब ये ख्वाब ये माहताब अब तो लगे तड़पाने, लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिल दार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। रेणु जी, वैसे मौसम तो सुहाना आ ही चुका है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, सर्दी ने थोड़ी दस्तक दे दी है, तो सुहावना मौसम तो आ ही चुका है। और उस पर अगर त्योहार आ जाए तो फिर और भी ज्यादा सुहावनापन आ गया। लेकिन ये कहो कि त्योहार तो आ चुका है, हाँ। उसके संग संग बहुत कि उपहार आ जाए तो और अच्छा हो जाए मौसम। क्या बात है रेणु जी। तो है कि नहीं? उपहार की अगर हम बात करें तो हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हमारे जीवन में रोशनी के साथ खुशियां, नई ऊर्जा और उपहार लाता है। उपहार हम किसको कोई खास अवसर पर देते हैं, उपहार का कोई कभी मोल ना देखे, उपहार अनमोल होता है। उपहार मिलने पर खुशी तो बहुत मिलती है, हमारी वजह से ये खुशी किसको मिले तो किसी को मिले तो क्या बात है, हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। दीपावली में तो मिठाई तो होनी चाहिए और ये मिठास हमारे व्यक्तित्व में पिघल जाए तो ये पर्व मीठा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई यूं ही सबके जीवन में, जिंदगी में हर दिन मिठास घुली रहे, यही हम चाहते हैं। हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि भावनाओं और उपहार का आपस में घनिष्ठ संबंध है। हम उपहार उन्हें ही भेंट करते हैं जिनकी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, अन्यथा उपहार कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी को भी दे दिया जाए। और उपहारों में जो भावनाएं छुपी हुई हैं वो प्रेम की भावना, खुशी की भावना, आदर की भावना, सम्मान की भावना, निकटता की भावना, संबंधों की भावना समाहित है। ऐसे में जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तब उन्हें अपनी खुशी प्रकट करने के लिए भी उपहार देते हैं, और एक प्रकार से ये उनके लिए उपहार तोहफा के साथ साथ एक सम्मान भी रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, उपहार के बारे में हमारे श्रोताओं ने कितनी सारी बातें लिख करके भेजी है, और सब बातें एक से बढ़कर एक है। मतलब हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। भाई आपकी तो हर बात हमारे लिए उपहार होती है, और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि ये उपहार भी एक तरीके का सम्मान है जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, यूं कह सकते हैं कि मूर्त रूप में दे देते हैं, है ना? बिल्कुल। और उपहार जो होते हैं वो त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और उपहार देने के पीछे मंशा ये होती है कि इसके द्वारा हम अपनी याद उनके दिलों में बनाए रखना चाहते हैं, और सामने वाले को भी उससे खुशी होती है। और जरूरी नहीं कि उपहार महंगा ही हो, मगर देखने पर उसे ये जरूर एहसास होना चाहिए कि उपहार दिल से दिया गया, यानी भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसमें थोड़ा नयापन और सृजनात्मकता हो तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। जैसे हम रंगोली में सृजनात्मकता की हम बात कर रहे थे, वैसे उपहार देने समय भी हम कर सकते हैं। जी हाँ, और सृजनात्मकता से वही लगता है कि हमने बड़े मन से और आपको इसलिए दिया है कि हम आपको दिल से चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपनत्व की भावना दिखाई देती है अगर हम उसमें कुछ इस तरीके की अपनी कल्पनाशीलता या कुछ थोड़ा सा टच डाल देते हैं, जिसको कहते हैं ना, तो लगता है कि हमने दिल से दिया और वो बात दिल तक पहुंचती है। और त्योहारों के अवसर पर तो हम देते ही हैं उपहार, इसलिए हम इसीलिए बात कर रहे हैं। और इसके लिए
पहले से तैयारी करनी तो पड़ती है, तभी वो अपनापन आता है ना मंजू। नहीं तो कहीं से आया तो उपहार और कहीं और दे दिया तो बाद में घूमकर फिर हमारे पास आ जाता है। तो इसके लिए सतर्क रहिए आप। खाना पूर्ति वाली बात होती ना रेणु जी, उसमें यही होता है। हाँ, उसमें यही होता है। तो भाई सजग रहिएगा आप। और हमें लगता है कहीं ना कहीं कि अगर ऐसा है तो न दे तो बेहतर है ना। हाँ, तो और गिफ्ट अगर आप किसी के लिए खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का अगर हम ख्याल रखें तो ये जो खरीदने का और देने का जो अनुभव है इसको और भी ज्यादा यादगार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अपने बजट के बारे में ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखें कि बजट की अधिकतम सीमा क्या है, क्योंकि आप गिफ्ट तो आप अगर बहुत महंगा दे देंगे लेकिन बाद में आपकी घर गृहस्थी तो आप ही को चलानी है तो वहां मुश्किलें बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये तय कर लें कि किन लोगों को हमें उपहार देने हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी अवस्था क्या है, इन बातों का ख्याल रखें। उनके लिए जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं उस तरह की चीजों को अगर हम गिफ्ट के रूप में खरीदेंगे और देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर वही लगेगा कि हाँ आप उनको समझते हैं, उनकी पसंद को समझते हैं, तब आपने खरीदा है। ऐसा नहीं कि हमने खरीदा मंजू के लिए दे दिया अंजू को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अंजू तो खुश हो जाएगी लेकिन फिर मंजू नाराज हो जाएगी। नहीं, हो सकता है कि अंजू वाला तुमको मिल जाए। तो भाई ऐसा होता है ना कि जब किसी के लिए खरीदते हैं तो वही बात, जैसे हमें आयु पता होती है, उनकी पसंद पता होती है, उनकी जरूरतें पता होती हैं हमें, तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखने से अपनत्व का भाव दिखाई देता है, सम्मान दिखता है। और ज्यादा लोगों के लिए अगर आपको लेना है उपहार तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा मार्केट में सर्वेक्षण कर लें, देख लें कि कहाँ से आपको एक ज्यादा सामान मिलेंगे, बल्क में तो आपको छूट मिलेगी। क्योंकि फिर वही बात आती है कि अपना बजट देखना जरूरी है, और बजट अगर आपके पास है तो भी अगर आप ज्यादा चीजें ले रहे हैं तो बचत का ध्यान तो रखना ही चाहिए, है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कपड़े, खिलौने, जो भी लेना है चीजें, उनको आप, उनके अलग अलग मार्केट होते हैं, बाजार हैं, वहां से लें जहां पर कहीं छूट आदि चल रही है, कहीं है, तो इस बात का भी ध्यान कर लें तो अच्छा और किसी अनुभवी व्यक्ति की आप मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी मदद लीजिए ताकि आपकी खरीदारी में आपको सुविधा हो। और अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त किसी शहर में रहता है, यानी किसी अन्य शहर में रहता है, तो आप ऑनलाइन उपहार भी वहां भेज सकते हैं, एक अच्छा विकल्प है। लेकिन इसके लिए भी किसी विश्वसनीय वेबसाइट का आपको चुनाव करना है, क्योंकि हमने कई बार सुना है कि इसमें बहुत धोखाधड़ी की संभावना रहती है। और जब ये त्योहार का मौसम होता है तो सब लोग एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो उसमें धोखाधड़ी की संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है। और कभी कभी ये जैसे तुमने कहा ना कि बहुत ज्यादा उनकी भी बिक्री हो रही होती है, तो अगर वो जानबूझ के धोखाधड़ी न भी करे तो कुछ घपला हो सकता है कि हो सकता है किसी का सामान आपके पास आ जाए, आपका किसी और के पास। तो थोड़ा सतर्क रहें, कोई ऐसी वेबसाइट पर जाएं और पैसे वगैरह देने में भी ध्यान रखें। लेकिन फिर बात आती है कि अगर आप समय से पहले और समय से योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो ऑनलाइन आप खरीदी न करें तो बेहतर है। बराबर हम लोग बात कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो बेहतर है कि आप खुद बाजार में जाएं, क्योंकि इस बार दीपावली जो है उनकी भी है, हर बार रहती है, इस बार हम ध्यान कर लें तो अच्छा है ना। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति के लिए उपहार खरीदा जा रहा है उसकी पसंद का, जैसा कि आपने कहा कि जैसे कि किसी को ना बागवानी करने का बड़ा शौक है, अगर हमने उसको कोई अच्छा सा पौधा दे दिया, भले उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी, हो सकता है कि 100-200 रुपए में आपको एक अच्छा पौधा मिल जाए, वो उसे देने से जो खुशी मिलेगी वो किसी अन्य चीज से नहीं मिलेगी। या बागवानी के कोई टूल्स आप दे सकते हैं। और किसी को साहित्य में रुचि है तो उसको कोई अच्छी सी किताब दे दीजिए, है ना। और बच्चों की अगर बात आती है तो उनके लिए तो मुझे लगता है खिलौना सबसे, लेकिन खिलौने में भी चुनाव करना बहुत जरूरी है कि आप लड़के को दे रहे हैं या लड़की को दे रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, अभी वो सीखने की उसकी समय है कि नहीं। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, आपने किताब दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको पढ़ना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल, तो उसकी उम्र, अवस्था और उनकी रुचियों का अगर ध्यान रख करके देंगे तो आपको उपहार देने का मजा आएगा और लेने वाले को लेने में अच्छा लगेगा। उम्र का देख के तो बहुत अच्छी सी बात याद आई कि एक बार एक बच्चे का जन्मदिन था और उसकी दादी का जन्मदिन था, तो पोता जो था 14-15 साल का था और उसने फुटबॉल लाके दादी को गिफ्ट दे दिया। मम्मी पापा ने कहा, उसने बड़े बहुत बहुत उत्साह में कहा कि इस बार दादी को मैं गिफ्ट लाके दूंगा, मम्मी पापा तुम लोग बिल्कुल बोलना मत, जितना मैं पैसा कहूंगा दे देना। उन्होंने कहा कि चलो तब अच्छी बात है, दादी के लिए सोच रहा है, 15-16 साल की उम्र हो गई है, सोच रहा है दादी के लिए, तो उसने फुटबॉल लाके गिफ्ट में दे दिया। अब मतलब माता पिता का तो मुंह देखने लायक था, दादी भी ऐसे इतना बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह था उनके मुंह पर कि ये क्या है। तो उन्होंने, क्यों
आपने भी तो मुझे गीता दी थी जब मैं 10 साल का था। तो देखिए, इन्हीं गड़बड़ियों से हम आपको बचाना चाहते हैं। तो 10 वर्ष की उम्र में अगर आपने बच्चे को दी कोई ऐसी पुस्तक जो वो नहीं पढ़ सकता या उसके उस समय उसकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर की नहीं है, तो कुछ ऐसा ही हो जाता है कि आपको फिर उपहार में फुटबॉल मिल सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिए। इसलिए हम लोग बार-बार इस बात का ध्यान रख रहे हैं। और इसी तरह से कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट भी होते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं, इसमें आप उनके जैसे आप देखते हैं कि फोटो बनी होती है कप पर, कुशन कवर्स पे, तकिया के गिलाफ पे, तो कुछ आप उनकी फोटो या आप अपनी उनके साथ की फोटो, कुछ ऐसे यादगार पल आप उनसे साझा कर सकते हैं। और कोई अच्छा सा संदेश उसमें लिख करके आप भेज सकते हैं। तो वो जो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट, उसे लगेगा कि ये तो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है, यूं ही बाजार से खरीद नहीं लिया गया है ना। तो ये बात उनको ज्यादा खुशी देगी। यहाँ फिर बात आ जाती है कि आपने कितने दिल से दिया है ना, ये बात उसको। हाँ, जैसे इस मामले में जैसे हमने बताया कि पिलो कवर है, कॉफी मग है, ऐसे ही दीवार की घड़ियां आती हैं, की चेन्स आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो किसी को भी आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। और गिफ्ट के मामले में कीमत नहीं बल्कि भावनाओं की कीमत होती है। ये सबसे बड़ी बात है ना। तो लोगों को केवल महंगे उपहार ही पसंद आते हैं ऐसी बात नहीं है, आपकी भावनाओं की भी वो नहीं पसंद आते हैं। तो हमें लगता है ऐसे लोगों को हाँ, लेकिन किस भावना सोच कर दीजिए है। हाँ, बिल्कुल। तो भावनाएं महत्व रखती है। देने वाले तो खैर अपनी भावनाओं से देंगे, लेकिन लेने वाला भी इस बात को समझे कि मुझे किस भावना से सामने वाले व्यक्ति ने दिया है, और उसी तरह से उस गिफ्ट की, उस उपहार की वो कद्र करे। तो दोनों को मजा आएगा। बिल्कुल। और वैसे भी अगर आपको मिल रहा है तो भी आप पैसे का ना देखें कि कितने पैसे का है, भावनाएं देखें। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि गिफ्ट की जो पैकिंग होती है, वो अपने आप में मतलब कहना चाहिए ना कि चार चांद लगा देती है। वो जो उत्सुकता है बढ़ाती है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। बिल्कुल। वो जो डिब्बा जो मिलता है ना, वो जब बाहर से देखते हैं ना, तो उसे देख करके एक रोमांच पैदा होता है। उसके ऊपर की डिजाइन को या ऊपर की सजावट को देखकर रोमांच पैदा होता है, और हमें एक उत्सुकता मन में जाग जाती है कि अंदर क्या होगा, क्या होगा। तो यानी कि चाहे आप गिफ्ट जो भी दे, उपहार कुछ भी दे, लेकिन बाहर की चीजों को आप अपने मन से, अपने घर में जो चीजें उनसे अच्छी तरह से सजा करके अपने किसी को किताबें पढ़ने का शौक है तो छोटी छोटी किताबें वहां बना दी जाती है। किसी को खेल का शौक है तो उस खेल में जो सामग्री या जो भी चीज हो जो पसंद हो, बिल्कुल। संगीत में रुचि रखने वालों के लिए कुछ वाद्य यंत्र बना दिए जाते हैं। जी। तो ये बातें होती है जो उस सामने वाले व्यक्ति को और ज्यादा आनंदित करती है। तो और ज्यादा तो आनंदित हमारे श्रोताओं को तब करेंगी जब हम गीत सुनवा देंगे, मंजू, है ना। बदली बदली दुनिया है मेरी, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का। बन के कजरा आँखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बन के कजरा आँखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बदली बदली दुनिया है मेरी।
बदली दुनिया है मेरी। मस्त भवन संगीत हमारी धड़कन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। संगीत सम्राट तानसेन इस फिल्म का ये गाना हमने सुना और जब कुछ अच्छा उपहार मिलता है तो हमें भी ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ बदली बदली सी है। जी हाँ। एक बात और है कि अगर कुछ बदली बदली सी करने का मन हो तो उपहार दे दीजिए, खुद के लिए भी खरीद लीजिए। हमें लगता है ना कि कभी मन उदास हो तो जैसे कहते हैं ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लेते तो मन खुश हो जाता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। कब मन दुखी है तो अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल है ना। और दीपावली जब आती है ना तो खरीदारी करना तो बनता है, मतलब सभी को ऐसा लगता है कि कुछ तो खरीद लिया जाए, कुछ क्यों बहुत कुछ खरीदा जाता है। एक तो घर के सब लोगों के लिए नए वस्त्र खरीदना है, सजावट का सामान खरीदना है, मिठाई खरीदना है, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरूरत है घर में तो वो भी खरीदना है। यानी खरीदारी और दीपावली दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पर्यायवाची हैं। और वैसे भी देखो ना, हमने जैसे पहले भी कहा ना कि हम चाहते हैं कि हमारे घर की हर चीज बदल जाए, पर्दे, टेपेस्ट्री, हर चीज बदल जाए, पावदान भी नया आ जाए, लोग मतलब अंदर आए तो लगे कि बस स्वागत हो रहा है। हर और पल। इस समय ऐसा होता है कि बाजार पूरी तरह से सज जाते हैं और आपने देखा होगा ना रेणु जी कि जो दुकानें हैं वो बाहर तक, रोड तक सज जाती है और उनकी जो सजावट होती है ना, उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि खरीदारी तो करनी ही चाहिए। और नहीं भी करनी हो तो सजावट देखने का भी दिल करता है ना कि चलो बाजार देख के आते हैं कैसी सजी है कि नहीं। बिल्कुल। तो खरीदारी आप करें, लेकिन थोड़ी सी समझदारी इस वक्त रखना आपको बहुत जरूरी है कि एक तो ये कि बाजार में जब सब लोग खरीदारी करने जाते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और हमें पता है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो यहाँ हमें थोड़ी सी समझदारी ये बतानी है कि आप बहुत जब भीड़ भाड़ हो तब उस वक्त आप मार्केट में ना जाएं या बहुत भीड़ भरी दुकानों में ना जाएं, थोड़ी सी दूरी का ख्याल रखें और जब भी बाहर निकले तो मुंह पर मास्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि अगर आप ये कहेंगे हमारे श्रोता बंधु कि भाई हर कोई अगर ये सोचेगा कि शाम को भीड़ बहुत होती है, सुबह जाएंगे तो सुबह बहुत भीड़ होगी, तो फिर क्या करें। तो थोड़ा सा लगाम हम अपने ऊपर लगा सकते हैं। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो दीपावली तो हर वर्ष आएगी, इस बार थोड़ा सा समझौता किया जा सकता है। कुछ चीजें कम खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझदारी के संग संग थोड़ी सी यहाँ पर भी आप अपनी भावनात्मक अपनी उसका परिचय दें, थोड़ा संवेदनशील होने का परिचय दें कि जैसे मिट्टी का सामान है, दिए आदि हैं, वो सब जो दुकानदार या उसके अलावा जो जमीन पर बैठ के बेच रहे हैं उनसे खरीद लें, क्योंकि उनके घर भी दीपावली होनी है ना, उनके घर भी दिया जलना है, उनकी भी दीपावली। और लोकल फॉर वोकल जैसा कि आपने कहा था, तो हम लोकल चीजों को ज्यादा प्रोत्साहन दें और वो चीजें हम खरीदें। इसके अलावा जब भी दीपावली आती तो हम थोड़ा एक मन में उत्साह होता है, जोश होता है और हम एक थैला उठाते हैं, अपना एटीएम कार्ड उठाते हैं और चल पड़ते हैं खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल, ये तो सामान्य दिनों में भी होता है। हाँ, सामान्य दिनों में होता है, लेकिन दीपावली में ये खरीदारी वाला जो थैले के नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं, ज्यादा थैले, बड़े थैले, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब बहुत सारे थैले आप लेकर के निकलती या फिर खरीद लेती हैं तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है कि कहीं तो हमारा एटीएम कार्ड छूट जाता है, कहीं एक थैला छूट जाता है, फिर क्या करें। तो वही तो सावधानी रखनी है कि हम ध्यान रखें कि अपनी जो चीजें आपने खरीदी है वो कहीं छूटे नहीं, क्योंकि अगर एक भी थैला हमारा कहीं छूट गया तो जो हमारा दोबारा जाना पड़ेगा और कभी अगर नहीं मिला तो हमारा जो खरीदारी करने का जश्न है वो बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा, खुशियां सारी धूमिल हो जाएंगी। तो बेहतर है कि थोड़ी समझदारी करें और इसके लिए ये भी जरूरी है मंजू कि एक तो थैले अपने घर से लेकर जाएं और एक बड़ा थैला रखें जिसमें छोटे छोटे थैले आप रख सकें। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे 5-6 थैले हैं उसमें से एक निकल गया हाथ से। इन सब चीजों का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सामान खरीदें, थोड़ा खरीद के आ जाए फिर दूसरे दिन करें। इसके लिए पहले से
तैयारी करना बहुत जरूरी है। और दीपावली के जोश में ऐसा ना हो कि जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो भी हम खरीद लें। नहीं, इस बार तो बिल्कुल ना करें क्योंकि वो हमारी जेब उससे थोड़ी सी नाराज हो जाती है, वो कहेगी कि भाई आपने उस समय बहुत खर्चा कर दिया, अभी बाद में क्या करेंगे। जेब तो नाराज होगी, घर वाले भी नाराज होंगे, आपका जीवन साथी नाराज होगा, कभी कभी बच्चे नाराज होंगे, बच्चे अगर आप हैं तो आपके माता पिता नाराज होंगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हमने खरीद ली तो वो घर में फिर बेकार पड़ी रहेगी, मतलब घर भी नाराज हो जाएगा। ये कौन आ गया मेरे सिर पर बैठ गया, हटाओ इसको। तो इन चीजों का ध्यान रखें और थोड़ा हमें मार्केट में कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं इस बात पर भी थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वही चीज जो आप 100 रुपए में खरीद के लाए हैं ऑफर में वो 80 रुपए में मिल रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफर के चक्कर में आपको गलत चीज पकड़ा दी जाती है। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए हमें खरीदारी करनी है। यानी कि ऑफर को मिस भी ना करें, उसको छोड़े भी नहीं, लेकिन ऑफर के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कोई जैसे कहते हैं ना, आपको कौन सी ब्रांड की चीज चाहिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ऐसा ना हो कि आपने सस्ती चीज ले ली या छूट के चक्कर में ले ली तो जो गड़बड़ थी, क्या पुरानी चीज आपको मिल गई वो जल्दी खराब हो गई। तो इन सारी चीजों को मतलब यूं कहें कि कुल मिलाकर खरीदारी बहुत ठोक बजा कर करें, है ना। और खरीदारी आप किसके साथ करने जा रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो उसके लिए क्या मतलब किसको ढूंढा जाए मंजू? ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जिसमें थोड़ा धैर्य हो। तो इसको ढूंढने के लिए भी मतलब अलग से दिमागदार लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, चाहे हमारी सहेली के साथ जा सकते हैं, दोस्त के साथ जा सकते हैं, रिश्तेदार के साथ जा सकते हैं, पड़ोसी के साथ भी जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ खरीदारी करने चले जाते हैं जिनको मार्केट की चीजें खरीदने में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और वो जल्दबाजी करते हैं। और कोई भी चीज जो जल्दबाजी में खरीदी जाती है तो गलत भाव में खरीदी जा सकती है या गलत चीज खरीदी जा सकती है। तो एक तो ये हो गया कि वो जल्दबाजी में ना हो, थोड़े धैर्य वाले हों। इसके साथ साथ एक और है कि आपकी रुचि उनसे जरूर मिलती हो। ऐसा नहीं कि आप जिस दुकान पर जा रहे हैं आपकी रुचि टकरा रही है, आपने जो पसंद किया वो नकार रहे हैं या उन्होंने जो पसंद किया वो आपको नहीं पसंद आ रही है। ऐसे में आप फिर बिना कुछ लिए चले आएंगे वापस, फिर थैले नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो यानी खरीदारी आपकी ऐसी कैसी रह जाएगी और कुछ काम नहीं हो पाएगा। और बच्चों की पसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो दीपावली में बच्चे चाहते हैं कि हम उनकी पसंद के वो कपड़े पहने, तो उन्हें भी ले जाएं, उन्हें भी नाराज ना करें। कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी पसंद से ले आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये तो आउट ऑफ फैशन है, ये फैशन में है ही नहीं, अभी तो ऐसा चल रहा है पहनावा। तो ऐसे तो बच्चे कह देते हैं कि अब अगली बार तुम लोग मेरे लिए कपड़े मत खरीदना। आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं। तो इसके लिए सभी की रुचियों का ख्याल रखना जरूरी है। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी खरीदारी का अनुभव अच्छा होना चाहिए और आपके पैसों का पूरा उपयोग होना चाहिए। बाद में आप पछताए ना, तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखकर। लेकिन रुचियों की जब बात कर रही हो मंजू, तो भाई हमारे श्रोताओं की रुचियों का भी ख्याल करके हमें एक गीत सुनवा देना चाहिए, हमें लगता है। दुनिया जाने तू जाने या न जाने
बसंत बहार फिल्म का ये गीत हमने सुना, और ऐसी त्योहारों का बसंत और त्योहारों की बहार आपके जीवन में बनी रहे, ऐसा ही हम चाहते हैं। और इसी के साथ हमारे एक श्रोता ने एक बात लिखी है खरीदारी को लेकर के, कि खरीदारी एक ऐसा उपक्रम है जो हमें खुशियां प्रदान करता है, वैसे ही त्योहार हमें परंपरा और संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। और ऐसे खुशी के पलों में जब हम त्योहारों के अनुरूप खरीदी करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। परिवार के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदारी होती है, चाहे वह कपड़े हो, जूते हो, मिठाई हो, पटाखे हो, या साज सज्जा का सामान हो, या फिर नए नए प्रकार के दीपक या बल्बों की लड़ियां हो, हमें खुशी प्रदान करती है और घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है, मंगल और खुशी का माहौल। ये बात तो बिल्कुल है, लेकिन खुशी का माहौल तब भी होता है जब हम मिठाई खाते हैं। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि आज मेरी माँ के घर से मेरे गांव की बनी मिठाई, छेने का खुरमा और पिया, और मेरे गांव में बहुत अच्छा बनता है, या यूं कहिए कि बचपन से हमने खाया है तो उससे एक भावना जुड़ी हुई है। आज छोटा भाई हम सभी भाई बहनों के लिए लेकर आया, जो हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं। मिठाई तो सभी जगह मिलती है, अपने गाँव की मिठाई देखकर सारा बचपन याद आ गया। क्या बात है। देखिए यहाँ फिर से बात भावनाओं की, कि भावनाएं हमारी जुड़ी रहती है। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है, क्यों कि माँ के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती, बचपन से हमने वही खाया होता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो ये जो भावनाएं, हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, और ये जो त्योहार अब आने वाले हैं, खुशी, उमंग और उत्साह के साथ इन्हें मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं, सबके लिए उपहार खरीदें, सबको दिल से दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।